नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है IUCN क्लासिफिकेशन में डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। सबसे पहले हम IUCN की बात करें तो IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि नेचर कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के क्षेत्र में कार्य करता है। यह डाटा गैदरिंग, एनालिसिस, रिसर्च, फील्ड प्रोजेक्ट, एडवोकेसी और एजुकेशन के अंदर संलिप्त है। IUCN का जो मिशन है वो है टू इन्फ्लुएंस, इनकरेज एंड असिस्ट सोसाइटीज थ्रूआउट द वर्ल्ड टू कंजर्व नेचर एंड to ensure that any use of natural resources is equitable and ecologically sustainable. आज की तारीख में IUCN इन इश्यूज के अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अन्य इश्यूज पर भी डील कर रहा है। तो IUCN हमेशा कोशिश करता है टू इन्फ्लुएंस द एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट्स, बिजनेस एंड अदर स्टेक होल्डर्स बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस एंड थ्रू बिल्डिंग पार्टनरशिप। IUCN जाना जाता है IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीसीज के लिए, जो कि स्पीसीज के कंजर्वेशन स्टेटस की असेसमेंट वर्ल्ड वाइड करती हैं। IUCN के अंतर्गत 1400 गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मेंबर हैं। IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी। इसके जो मुख्यालय हैं वो ग्लान स्विट्जरलैंड में है। शुरुआत में इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर एंड नेचुरल सोर्सेज कहा जाता था। IUCN यूनाइटेड नेशंस का ऑब्जर्वर एंड कंसल्टेटिव स्टेटस रखता है और काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेवरल इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो कि नेचर कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी पे बने हुए हैं। इसी की मदद से ही वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की स्थापना हुई थी। साथ ही साथ वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर का भी ये के अंदर भी इसका इन्वॉल्वमेंट है। नाउ अब हम कंजर्वेशन स्टेटस की जो लिस्ट है उनके बारे में बात करें तो मुख्यतः IUCN की वर्तमान में 9 प्रकार की कैटेगरी हैं, उनके बारे में बात करते हैं, जो 3 ग्रुप में बटी हुई है। तो पहला ग्रुप एक्सटिंक्ट का है, जिसमें 2 प्रकार के आते हैं, एक्सटिंक्ट और एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड EW। दूसरा ग्रुप है थ्रेटन में, जिसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वल्नरेबल आते हैं। कई बार हम थ्रेटन्ड और इंडेंजर्ड को इंटरचेंजेबली इन टर्म को यूज करते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। इंडेंजर्ड, क्रिटिकल इंडेंजर्ड और वल्नरेबल के बीच की स्थिति है, जबकि थ्रेटन्ड स्पीसीज ये तीनों ही है। थर्ड है लोअर रिस्क, जिसमें नियर थ्रेटन्ड आता है। कंजर्वेशन डिपेंडेंट, जो कि 2001 से पहले की ये स्टेटस था, आजकल इसको NT के अंदर यानी नियर थ्रेटन में काउंट किया जाता है। लीस्ट कंसर्न, और इसके अलावा 2 और कैटेगरी हैं जिसको डाटा डेफिसिट और नॉट इवेल्युएटेड कहते हैं, जो कि रेड बुक का हिस्सा नहीं है। जो थ्रेटन्ड हैं स्पीसीज उनको रेड लिस्टेड स्पीसीज भी कहा जाता है, क्योंकि ये IUCN की रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज में आती हैं। तो सब स्पीसीज, पॉपुलेशन और स्टॉक को भी थ्रेटन के रूप में क्लासिफाई किया जा सकता है। नाउ सबसे पहले हम बात करें एक्सटिंक्ट। तो एक्सटिंक्ट का मतलब है टर्मिनेशन ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो स्पीसीज अब एक्सटेंट नहीं है। तो ये निश्चित है, सर्टेन है कि अब कोई इसका जीवित मेंबर बचा नहीं है जो कि रिप्रोड्यूस कर सके और नई जनरेशन क्रिएट कर सके। कोई स्पीसीज फंक्शनली एक्सटिंक्ट भी हो सकती है, जहाँ पे उसके कुछ इंडिविजुअल मौजूद जरूर हो, लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, पुअर हेल्थ के कारण, एज के कारण, स्पार्स डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, या लेक ऑफ इंडिविजुअल ऑफ बोथ सेक्सेस के कारण, या कोई अन्य कारण से। तो वो फंक्शनली
एक्सटिंक्ट माना जाता है। सेकंड कैटेगरी है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। इसका मतलब है कि वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं लेकिन कैप्टिविटी में कुछ एनिमल सरवाइव कर रहे हैं। ये प्लांट के केस में कल्टीवेशन हो रहा है उनके नेटिव रेंज के बाहर। एग्जाम्पल अगर हम देखें इसके तो ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल जो कि 2002 से एक्सटिंक्ट की लिस्ट में शामिल है। गुआम किंगफिशर जो कि 1986 से एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड की लिस्ट में शामिल है। नॉर्दर्न व्हाइट राइनोसेरोस जो कि पॉसिबली एक्सटिंक्ट हो चुका है वाइल्ड में। सोकोरो डव जो कि 1994 से इस कैटेगरी में लिस्टेड है। हवाईयन क्रो या अलाला जो कि 2002 में अंतिम बार देखा गया था और 2004 से लिस्ट ऑफ एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड में शामिल है। नेक्स्ट है क्रिटिकली इंडेंजर थ्रेटन में पहली कैटेगरी। ये इन पर्टिकुलरली एंड एक्सट्रीमली क्रिटिकल स्टेट में है। एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है। 2020 में 6811 स्पीसीज को इसके अंदर सम्मिलित किया गया था। इसके जो क्राइटेरिया है वो है पॉपुलेशन साइज रिडक्शन, जहां 3 जनरेशन या 10 वर्ष के दौरान इसका रेट ऑफ रिडक्शन मेजर किया जाता है। कॉज ऑफ दिस डिक्लाइन मस्ट बी नोन। अगर उसका कारण पता है तो ऐसी स्थिति में 90% तक का डिक्लाइन हुआ होना चाहिए और ये कारण रिवर्स हो जाए। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, इफ द रीजन इफ रिडक्शन नो लॉन्गर अकर कैन बी रिवर्स रिडक्शन 90% तक। और अगर कारण पता नहीं है या उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता, अगर रिवर्स नहीं किया जा सकता तो 80% तक का रिडक्शन क्रिटिकली इंजन में शामिल किया जाएगा। सेकंड क्राइटेरिया इसका है रिडक्शन अक्रॉस ज्योग्राफिक रेंज। तो इसका जो रिडक्शन है जो रेंज है लेस देन 100 किलोमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ ऑक्यूपेंसी है जो लेस देन 10 किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए। सीवियर हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो, decline in extent of occurrence, area of occupancy, area, extent or quality of habitat, number of locations, subpopulation, amount of mature individuals, ये कुछ कंडीशन है। एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन इनके अंदर अगर हो तो ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड में शामिल किया जाता है। थर्ड जो क्राइटेरिया है क्रिटिकली इंडेंजर्ड का वो है पॉपुलेशन डिक्लाइन। यहाँ केवल 250 मैच्योर इंडिविजुअल्स मौजूद रह गए हों, 3 जनरेशन और 10 वर्ष में 25% का डिक्लाइन हो चुका हो या एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन हो, तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखने की कंडीशंस है। इसके अलावा 2 और कंडीशन है। पॉपुलेशन साइज जो है वो घट करके 50 मैच्योर इंडिविजुअल तक रहा हो या 50% संभावना हो कि अगले 3 जनरेशन या 10 वर्ष में ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, तो उन्हें क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा जाता है। इंडेंजर्ड नेक्स्ट कैटेगरी है, वेरी लाइकली टू बिकम एक्सटिंक्ट। सेकेंड मोस्ट सीवियर कंडीशन है। आज की तारीख में 3079 2012 की स्थिति में 3079 और 2655 प्लांट स्पीसीज को इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके एग्जाम्पल हैं अफ्रीकन पेंगुइन, बंगाल टाइगर, ग्रीन सी टर्टल, पेंगोलिन, ओरंगुटान, वाइल्ड वाटर बफेलो, एशियन एलिफेंट, ब्लू व्हेल, चिंपांजी, माउंटेन गोरिल्ला, व्हेल शार्क, वूपिंग क्रेन, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ये ए से ई तक की क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल करता हो, 70% तक पॉपुलेशन में रिडक्शन 3 जनरेशन और 10 ईयर में जहां पर कारण पता हो, 50% तक रिडक्शन जहां पर कारण को हम रोक नहीं सकते, रिवर्स नहीं कर सकते, या 50% तक जहां पर आगामी 3 वर्ष
3 जनरेशन या 10 वर्ष में रिडक्शन होने की संभावना हो, तो इन स्थितियों में इसे शामिल किया जाएगा इंडेंजर्ड में। इसके अलावा बी कैटेगरी, जियोग्राफिक रेंज 5000 किलोमीटर से कम हो और सीवियरली फ्रेगमेंटेड हो, कंटिन्यूइंग डिक्लाइन हो रहा हो अगर एक्सटेंट ऑफ अकरेंस, ऑक्यूपेंसी एरिया, नंबर ऑफ मैच्योर इंडिविजुअल आदि में, या एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन हो। इसके अलावा एरिया ऑफ ऑक्यूपेंसी में यहाँ पर आपने देखा था एक्सटेंट ऑफ अकरेंस 5000 और एरिया ऑफ ऑक्यूपेंसी लेस देन 500। पॉपुलेशन जो है 2500 मैच्योर इंडिविजुअल से कम रह गई हो और जिसमें भी 20% तक की पिछले 5 वर्षों में या 2 जनरेशन में कमी आई हो। नेक्स्ट है वल्नरेबल, जो कि likely to become endangered unless the circumstances जिनके कारण उन्हें खतरा हो रहा है वो इम्प्रूव हो। मेनली ये हैबिटेट लॉस के कारण हो रहे हैं। आज की तारीख में 5196 एनिमल और 6789 प्लांट वल्नरेबल काउंट किए जा रहे हैं। अ टैक्सॉन इज वल्नरेबल जब it is not critically endangered or endangered but is facing a high risk of extinction in the wild in medium term future। मीडियम टर्म फ्यूचर का मतलब 100 years तक हम काउंट करते हैं। तो इसके जो क्राइटेरिया हैं उसमें है ऑब्जर्व, एस्टिमेटेड, इन्फर्ड और सस्पेक्टेड पॉपुलेशन साइज रिडक्शन ऑफ मोर देन 50% ओवर लास्ट 3 जनरेशन और 10 years whichever longer, जहां पर कारण क्लियरली पता हो, क्लियरली रिवर्सिबल हो, अंडरस्टूड हो या कारण खत्म हो चुका हो। ये सारे मेजरमेंट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पर, इंडेक्सिंग पर निर्भर करते हैं। एरिया ऑफ ऑक्यूपेंसी, एक्सटेंट ऑफ अकरेंस, क्वालिटी ऑफ हैबिटेट, एक्चुअल और पोटेंशियल लेवल ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूस्ड टैक्सा, हाइब्रिडाइजेशन, पैथोजन, पॉल्यूटेंट, कंपिटिटर, पैरासाइट आदि के क्राइटेरिया पर निर्भर करते हो, या 20% तक का रिडक्शन जो कि अगले 10 वर्ष या 3 जनरेशन में हो सकता हो, या जिसका जो एक्सटेंट ऑफ अकरेंस है 20,000 किलोमीटर से कम हो और एरिया ऑक्यूपेंसी 2000 किलोमीटर से कम हो, जहां सीवियर फ्रेगमेंटेशन हो, कंटिन्यूअस डिक्लाइन हो और एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन हो, या जहां पर मैच्योर इंडिविजुअल की संख्या 10,000 से कम हो और उसमें भी पिछले 10 सालों में 10% की कमी आ चुकी हो और जहां पर इनकी संख्या में कंटिन्यूअस डिक्लाइन हो रहा हो, या पॉपुलेशन बहुत छोटी हो और रेस्ट्रिक्टेड हो। ऐसी पॉपुलेशन जिसमें 1000 से कम मेंबर्स हों और एक्यूट रेस्ट्रिक्शन इन एरिया ऑफ ऑक्यूपेंसी टिपिकली लेस देन 20 किलोमीटर्स हो, तो उसे वल्नरेबल में शामिल किया जाता है। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एनालिसिस अगर ये शो करें कि अगले 100 वर्ष में 10% संभावना है कि वो वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो जाएगा, तो उसे वल्नरेबल की श्रेणी में शामिल किया जाता है। इसमें हाइसिंथ, मकाओ, माउंटेन जेब्रा, गौर, ब्लैक क्राउन्ड क्रेन, ब्लू क्रेन आदि सम्मिलित है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन डिपेंडेंट LRCD, ये 2001 से पहले की कैटेगरी है, जहां ये कंजर्वेशन इफेक्ट पे डिपेंड रहती है, अदरवाइज ये थ्रेटन हो सकती हैं। तो यहाँ इन पर फोकस देना जरूरी है। स्पीसीज स्पेसिफिक और हैबिटेट स्पेसिफिक इनका कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया जाना जरूरी है, अन्यथा ये जो है नेक्स्ट 5 years के अंदर क्वालिफाई कर सकते हैं थ्रेटन में। अब इस कैटेगरी को समाप्त कर दिया गया है। 2015 तक की लिस्ट में
2009 कंजर्वेशन डिपेंडेंट प्लांट स्पीसीज और 29 कंजर्वेशन डिपेंडेंट एनिमल स्पीसीज थी, जिनके अंदर ब्लैक कैमन, सिनारापन, कैलिफोर्निया ग्राउंड क्रिकेट और फ्लावरिंग प्लांट गार्सिनिया हार्मोनी शामिल हैं। नियर थ्रेटन्ड may be considered threatened with extinction in near future, लेकिन आज की तारीख में ये क्वालिफाई नहीं करती। नियर थ्रेटन स्पेसीज जो 2001 के बाद में काउंट की जा रही है उसमें डिपेंडेंट ऑन कंजर्वेशन एफर्ट वो भी शामिल है। इसके अंदर 402 स्पीसीज जो कि कंजर्वेशन डिपेंडेंट है उसको नियर थ्रेटन के रूप में माना गया है। नेक्स्ट है लीस्ट कंसर्न, जिनके ऊपर फोकस करने की ज़्यादा अभी आवश्यकता नहीं है। ये थ्रेटन्ड, नियर थ्रेटन्ड आदि कैटेगरी के लिए क्वालिफाई नहीं करती। और इसमें जो आज की तारीख में नंबर है 14,033 एनिमल इसके अंदर वर्तमान में इस लिस्ट में है। डाटा डेफिसिट यानी कि जिनके बारे में इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन मौजूद हो। इसका मतलब ये नहीं है कि इन स्पीसीज का कोई एक्सटेंसिव स्टडी नहीं हुई है। इसका मतलब केवल इतना है कि इनके अबंडेंस और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमारे पास प्रॉपर जानकारी नहीं है। और लास्ट है इसमें नॉट इवेल्युएटेड का, जिसका मतलब है कि IUCN ने अभी तक इनको असेस नहीं किया है। इससे ये अर्थ नहीं है कि इन स्पीसीज पे किसी प्रकार का खतरा नहीं है, इसका केवल इतना ही अर्थ है कि इन पर किसी प्रकार का अभी तक इवोल्यूशन नहीं हुआ है जिनकी इनकी रिस्क को क्वांटिफाई किया जा सके और पब्लिश किया जा सके। तो हमारा ये IUCN की लिस्ट का टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।